गुड इवनिंग बेटा। लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने बातें करी थी इलेक्ट्रिक डायपोल की। फर्स्ट क्लास में हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल की बात करी बेटा हमने। और सेकंड क्लास में फिर हमने टॉर्क, एनर्जी और हमने इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल की बात करी। अभी का जो बेटा क्लास है इसमें हम वो बात करेंगे जो बोर्ड से बाहर की बेटा बात है। पिछले 2 क्लास में हमने बोर्ड प्लस कंपटीशन की बात करी। इसमें जो पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा वो एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, तो सिर्फ कंपटीशन का बेटा पार्ट है ये। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि एक डायपोल बेटा हमारे पास है, तो उसके जो एक्सिस पे पॉइंट है उसको एक्सियल पोजीशन कहेंगे, वहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट है उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे, वहाँ कितनी फील्ड होगी। एक्सियल और इक्वेटोरियल बेटा बोर्ड में है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की बेटा बात करें, हम नीट और जेईई की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन है वो जर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के भी आते हैं। तो ये डायपोल बेटा हमारे पास में है, -q + q चार्ज है और एक पॉइंट P है बेटा। यहाँ पे ये पॉइंट P जो है सेंटर से दूरी r पे बेटा है। ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना बेटा हमको है। अब क्योंकि बेटा ये बोर्ड में नहीं है तो डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम लॉजिकली इतना पढ़ लेंगे कि हमें बातें समझ में आ जाएंगी बेटा। और मेन फिर फॉर्मूले पे हम कंसंट्रेट करेंगे जिसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम डेरिवेशन पूरा ये देखेंगे, हल्का फुल्का देखेंगे जितना हमें ज़रूरत बेटा है समझने के लिए। देखिए डायपोल बेटा हमारे पास है और हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं। तो हमने पिछले क्लास में ड्राइव कर लिया था कि डायपोल का जो बेटा पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, KP cos θ/r²। KP cos θ/r²। थीटा सर ये एंगल है, किसके बीच का एंगल है। डायपोल मोमेंट राइट होगा, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको आप कह सकते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर। डायपोल के सेंटर से पॉइंट P तक का जो वेक्टर होगा आप कहें वो पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं आप। आर वेक्टर कह लो, पोजीशन वेक्टर कह लो आप। और ये डायपोल मोमेंट होगा, तो डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का बेटा एंगल कितना है, थीटा बेटा हमारे पास। P डायपोल मोमेंट है, R डिस्टेंस बेटा हमारे पास है। अब आप देखिए जो हमारा बेटा V है वो 2 बातों पर डिपेंड कर रहा है बेटा। किस पे बेटा, R पे और थीटा पे। हम R को चेंज करके V को चेंज कर सकते हैं, हम थीटा को चेंज करके V को चेंज कर सकते हैं। ना पिछले बेटा चैप्टर की अगर हम बात करें, लास्ट चैप्टर की बात करें बेटा, तो वहां पे हमने, बल्कि इनफैक्ट इसी चैप्टर की बात करें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप पढ़ा था। जो हम सेकंड चैप्टर बेटा पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr। पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसको हम डेरिवेट करें, उसका डिफरेंशिएशन करें r के साथ, तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा बेटा। याद है आपको। अब समझिए बात को बेटा, अगर हम r को बदलें तो बेटा हमारा पोटेंशियल बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ऐसे अगर हम थीटा को बदलें तो पोटेंशियल बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 2 तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, R बदल के V बदलें, V बदल के E प्रोड्यूस होगा, या थीटा बदलें तो V बदलेगा और V बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो 2 तरीके बेटा हो गए हमारे पास में। आइए यहां पे बेटा, सपोज करिए अगर हम इस लाइन के लॉन्ग मूव करें ऐसे बेटा, तो यहां पर 2 चीजें हमारे पास है, थीटा और R है। तो आप क्या कहते हैं भाई, ऐसे चलोगे तो क्या बदलेगा बताओ, R बदलेगा थीटा बदलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे चलोगे तो सिर्फ R बदलेगा, ऐसे चलोगे तो सिर्फ R बदलेगा, थीटा नहीं बदलेगा। ऐसे चलने पे सिर्फ R बदलेगा। R बदलेगा तो पोटेंशियल बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उसको बेटा लिखेंगे हम ER। ER इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो R के बदलने से प्रोड्यूस हुआ। R बदला, ऐसे चले सोचो तो R बदला, R बदला तो V चेंज हुआ, V चेंज हुआ, R चेंज हुआ तो V चेंज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और इसे बोलेंगे ER। और ER को लिखेंगे -∂V/∂r, ∂V/∂r। ये dV/dr है, वहां क्या लिखा, ∂V/∂r। अच्छा, डो का मतलब क्या है, अगर आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेंगे तो बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, ∂V/∂r को बेटा पहले पढ़ चुके हैं। आप अगर याद करें तो मैं थोड़ा याद करा देता हूं आपको। देखिए जब हम dV/dr लिखते हैं तो यहां V वेरिएबल है, R वेरिएबल है। V को R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और आंसर आ जाएगा बेटा। अगर 2 वेरिएबल है तो काम चल जाएगा, लेकिन सर यहां 3 वेरिएबल बेटा, कौन कौन है, R, थीटा और V। तो
ऐसे केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। डो जैसे आटा नहीं प्रोनाउंस करते हम लोग, गुदा हुआ आटा, डो, तो प्रोनाउंसिएशन वैसे ही है, लिखने में वैसा नहीं है, प्रोनाउंसिएशन वैसे ही है, डो। तो डो वी बाई डो आर कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर। इसका मतलब समझो, जब हम इस लाइन पे बेटा जा रहे थे, जब बेटा हम इस लाइन पे जा रहे थे तो क्या बदल रहा था, आर, और आर के बदलने से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, आर के बदलने से क्या चेंज हो रहा था, वी, और वी के चेंज से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, ई। तो ई आर वो कंपोनेंट है जो प्रोड्यूस हुआ है आर के बदलने से। क्या यहां थीटा बदला बेटा, नहीं। तो देखिए जब हम dv बाई डी आर लिख रहे हैं तो इसका मतलब v और r के साथ अदर चीजें भी वेरिएबल हैं, लेकिन जब हम डो वी बाई डो आर लिख रहे हैं तो उसका मतलब v और r वेरिएबल है और थीटा और जितनी चीजें हैं बाकी सब बेटा क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे लिखने से, डो वी अपॉन डो आर लिखने से या पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखने से एग्जामिनर या हम इस बात को क्लियर कर देते हैं कि भाई v और r वेरिएबल है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। तो यहां एक क्लियर हो गया कि ई आर जो कंपोनेंट है फील्ड का, वो v के r के साथ बदलने से प्रोड्यूस हुआ, बाकी थीटा वीटा बेटा हमारा सब क्या है, कांस्टेंट बेटा है। तो आप समझ गए, ऐसे चलोगे तो r बदलेगा, r बदलेगा तो v प्रोड्यूस होगा, चेंज होगा, v चेंज होगा, r चेंज होगा तो v चेंज होगा। तो उसके चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट प्रोड्यूस होगा ER, और ER होगा माइनस डो वी बाई डो आर बेटा। अब बात समझ गए। अब देखिए अगर बेटा हम ऐसे मूव करें, देखिए हम यहां हैं बेटा, अगर हम ऐसे मूव करें, देखिए तो अगर हम ऐसे मूव करें तो ये R जो है, ये जो बेटा R है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ये R कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो थीटा है बेटा वो क्या करेगा, माना चेंज करेगा, ये थीटा बेटा चेंज करेगा। तो इस तरफ चलने से R तो कांस्टेंट रहेगा ऑलमोस्ट, लेकिन थीटा बदल जाएगा, थीटा बदल जाएगा बेटा, थीटा बदल जाएगा। तो थीटा के बदलने से V बदलेगा, V चेंज होगा, V चेंज होने से E प्रोड्यूस होगा, उस कंपोनेंट को कहेंगे E थीटा बेटा। E थीटा वो कंपोनेंट है जो हमारा प्रोड्यूस हुआ किसके चेंज होने से बेटा, थीटा के चेंज होने से। उसकी बेटा वैल्यू होती माइनस वन बाई आर डो वी बाई डो थीटा, डो वी बाई डो थीटा बेटा। ये बता रहा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब अब r कांस्टेंट है, तो माइनस वन बाई आर डो वी बाई डो थीटा। अब हमने समझ लिया, ऐसे चलेंगे तो r चेंज होगा, r चेंज होगा तो v चेंज होगा, v चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ER प्रोड्यूस होगा माइनस डो वी बाई डो आर। ऐसे चलेंगे तो थीटा चेंज होगा, सिर्फ थीटा चेंज होगा, सिर्फ थीटा चेंज होगा, v चेंज होगा, v चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट प्रोड्यूस होगा E थीटा माइनस वन बाई आर डो वी बाई डो थीटा। आप समझ गए बेटा। और दोनों कंपोनेंट ER E थीटा मिलकर एक नेट फील्ड देंगे बीच में E, ये नेट फील्ड होगी डायपोल की एट पॉइंट P। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो E होगा, वो नेट फील्ड होगा डायपोल का। तो डायपोल की फील्ड पॉइंट P पे E होगी बेटा। ये तो कंपोनेंट्स हैं बेटा। अब वापस आइए, क्योंकि डेरिवेशन है नहीं तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, आप चाहें तो ड्राइव कर सकते बेटा, है आसान, मैथ से कोई टफ नहीं है बेटा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में पहले सिखा चुका हूं। इस इक्वेशन में r को वेरिएबल मान के v को डिफरेंशिएट करो, डो वी बाई डो आर आएगा। फिर इस इक्वेशन में थीटा को वेरिएबल मान के डो वी बाई डो थीटा निकालो तो ई थीटा आएगा बेटा। वो निकालने के बाद में आप फिर ई आर ई थीटा निकालने के बाद बेटा ई निकालेंगे। ई कैसे निकालेंगे, ई थीटा को पकड़ के यहां ले आओ बेटा, ऐसे बेटा, इसको उठा के यहां ले आए तो एक ट्राइंगल बन गया। इसका बेस कौन होगा, ई आर, परपेंडिकुलर कौन होगा, ई थीटा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ई। पाइथागोरस लगाओ, ई इक्वल टू अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर बेटा, ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर बेटा। थोड़ा जबान फंस रही मेरी तो ई आर स्क्वायर प्लस ई सॉरी ई थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये जो वैल्यूज बेटा आपने सॉल्व की होगी, हमने सॉल्व नहीं करी, हमने क्लास में सॉल्व नहीं कराई आपको, आप कर सकते हैं चाहे तो। उसको उठा के बेटा यहां पुट करेंगे तो आपको नेट फील्ड की वैल्यू मिलेगी, जो हम अगले पेज पे देखेंगे बेटा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे बेटा यहां से, तो वो जो वैल्यू मिलेगी उसको यहां पुट करेंगे, वो हमें मिलेगी, हम अगले पेज पे उसको देखेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए बेटा, मान लीजिए बेटा ये एंगल बेटा अल्फा हमारे पास है, ये बेटा एंगल बेटा हमारे पास बेटा अल्फा है। अब अल्फा देखिए क्या है यहां पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा है ना यहां पे, ये पोजीशन वेक्टर था बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, ये बेटा फील्ड जो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फील्ड इस पॉइंट पे, उसका जो पोजीशन वेक्टर से बेटा एंगल है वो अल्फा है। अब ये अल्फा कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल में अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा ई थीटा, बेस कौन होगा ई आर,
तो कहेंगे tan अल्फा इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा कौन है इसका? ई थीटा। बेस बेटा कौन है? ई आर। तो ये सोचिए हमने सपोज अगर वैल्यू हमने सॉल्व कर ली होंगी तो उसको बेटा हम यहां पुट करेंगे, और जब बेटा यहां पुट करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा जो हम नेक्स्ट पेज पे देखने वाले बेटा हैं। जो नेट फील्ड मिलेगी बेटा, आइए पढ़ते हैं, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको रट लीजिएगा बेटा। ये मिली बेटा फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जर्नल पॉइंट, E इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और जो अल्फा मिलेगा बेटा, अभी हमने देखा कि यहां पे ये एंगल जो अल्फा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल बेटा है, तो वो अल्फा जो है बेटा यहां से ड्राइव करके मिलेगा हमको, और ये आएगा सर निकल के हमारा tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। इसको भी याद कर लीजिए बेटा, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। फिर से देखो बेटा, थीटा क्या था? हमने देखा यहां बेटा ये थीटा था, ये थीटा किसके बीच का एंगल था बेटा? देखिए डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये डायपोल मोमेंट हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, यू कैन से आर वेक्टर भी कह सकते हैं बेटा आप चाहें तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये डायपोल मोमेंट हो गया, उनके बीच में एंगल थीटा बेटा है। तो यहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट। ये मैंने समझा दिया, बता दिया बेटा आपको। अब अल्फा देख लो, tan अल्फा कितना है? हाफ tan थीटा। अल्फा फिर से एक बार देखो, ये थीटा दोनों सेम है। अल्फा देखो बेटा फिर से एक बार, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा है, जो नेट फील्ड है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो अल्फा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल बेटा। तो इसी बात को बेटा हमने यहां लिखा हुआ है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर बेटा। ठीक, अब थर्ड एक फॉर्मूला और देखो बेटा, ये हमने कैसे लिखा, ये भी याद करना आपको। क्वेश्चन आते हैं बेटा इस पे, इसको भी सॉल्व करना। थीटा वन है, थीटा प्लस अल्फा। आइए देखते क्या है ये। देखो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यहां पे पॉइंट पी की इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसको पीछे लेके आओ बेटा। ये हमने लाइन को सोच पीछे लेके बेटा आ गए हम। ठीक है, अब देखिए, लेट दिस एंगल इज थीटा वन। थीटा वन बेटा किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी वाली और डायपोल मोमेंट। पॉइंट पी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल बेटा है? थीटा वन है। नाउ अच्छा, ये अल्फा तो बेटा ये भी कितना होगा? अल्फा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस ट्रायंगल को देखो बेटा, इस ट्रायंगल को देखो यहां पे, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन है? थीटा वन। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, याद है बेटा आपको? तो थीटा वन कितना होगा? थीटा प्लस अल्फा, यही तो हमने पढ़ा वहां पे। तो यहां पर थीटा वन कितना हुआ? थीटा प्लस अल्फा। और थीटा वन बेटा क्या था? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट बेटा। तो ये तीन फॉर्मूले बेटा हमारे पास काम के हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल जर्नल पॉइंट पे, एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा डायपोल पोजीशन वेक्टर से बेटा वो अल्फा है, और थीटा वन हमने देखा बेटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट बेटा है। तो तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद करें। अब एक चीज बेटा और देख लें, ये जो पॉइंट पी है डायपोल फिर से हमने बना लिया बेटा थोड़ा सा। यहां पे पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा है वो हमारी केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा है। आपको याद है बेटा पीछे से कि ये एक्सिस ऑफ डायपोल है, तो पॉइंट पी इसके एक्सिस पे है, इसे बेटा क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक्सिस पे जो पॉइंट होगा बेटा उसे क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन। अच्छा, और ये बेटा हमारा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पोजीशन होगी बेटा उसे क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन बेटा बोलेंगे। याद आया आपको बेटा? पीछे पढ़ा हुआ हमने। नाउ सोचिए P यहां की बजाय अगर हम यहां ले आए ऐसे, तो ये लाइन जो बेटा है देखो ऐसे आ जाएगी। अगर सोचो P को यहां से यहां ला रहे बेटा है, तो ये जो लाइन है वो ऐसे आएगी, तो ये थीटा बंद होगा। जब ये थीटा बेटा बंद होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बंद होके। जब ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे सपोज है और ये ऐसे है, तो ये ऐसे होके बंद हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 0। cos 0 कितना होगा? 1। 1 + 3 4, 4 से बाहर कितना आएगा? 2। तो फील्ड कितना मिलेगी? 2 kp बाई आर क्यूब।
2 kp बाई आर क्यूब। अच्छा, अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो बेटा ये पॉइंट यहां आएगा, सोचो ये पॉइंट यहां आ गया तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये एंगल खुल जाएगा और खुल के बेटा कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 कितना होगा 0, तो ये 1 बचेगा, E कितना बचेगा kp बाय आर क्यूब। आप बेटा फर्स्ट लेक्चर देखें डायपोल का और देखिए उस दिन हमने जो ड्राइव किया था, उस लेक्चर में जो हमने ड्राइव किया था यही ड्राइव किया था कि एक्सियल पे फील्ड कितनी होती 2 kp बाय आर क्यूब और इक्वेटोरियल पे kp बाय आर क्यूब बेटा, तो सेम फील्ड बेटा हम निकाल सकते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी ने एक डेरिवेशन के बजाय 2 डेरिवेशन का बेटा कर दिया उसमें, अब उनकी मर्जी है, हम जैसा वो करेंगे वैसे ही करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन इससे इसी डेरिवेशन से जो हमने बताया भी आपको हल्का फुल्का सा, उसी से हम ये एक्सियल इक्वेटोरियल निकाल सकते हैं बेटा। हमें अलग से 2 डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जैसा बुक में है हम वैसा ही बेटा पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा फिर से, और हम आगे फिर फॉर्मूले में क्वेश्चन में यूज करते हैं। जर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायपोल की kp बाय आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा अल्फा और थीटा 1, एक बार एंगल फिर से रिवाइज बेटा कर लेते हैं। आप देखिए जो हमारा डायपोल मोमेंट है और जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, उसके बीच में एंगल थीटा है। जो पोजीशन वेक्टर है और पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच का एंगल अल्फा है। जो डायपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P है उसके बीच का एंगल बेटा कितना है थीटा 1, ये याद रखना। सो tan अल्फा कितना है हाफ tan थीटा, याद रखना है, और थीटा 1 कितना है थीटा प्लस अल्फा, याद रखना है बेटा आपको। ये तीनों फॉर्मूले याद रखना है, तो इसके आसपास के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। ये एक डायपोल बेटा ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये पॉइंट P है। नाउ ओरिजिन डायपोल का सेंटर है, तो पॉइंट P की दूरी यहां से 10 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में बेटा। ये पोजीशन वेक्टर बेटा हो जाएगा यहां से, यहां ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा। डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर बीच में एंगल दे रखा है π/3। डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर का बेटा एंगल कितना रखा है π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री, हम जानते हैं इस बात को। बताना यह है कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायपोल एक्सिस से कितना एंगल होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा, आइए पढ़ लेते हैं। डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एज शोन, प्लेस कर दिया। फाइंड द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायपोल एक्सिस। तो डायपोल एक्सिस मतलब डायपोल मूवमेंट, जो डायपोल एक्सिस है वही डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, जो डायपोल एक्सिस है वही डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन बेटा होगा। सो डायपोल एक्सिस कह दें डायपोल मूवमेंट कह दें, वो लगभग एक ही बात है। तो हमें एंगल निकालना बेटा है डायपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड P के बीच का। अच्छा आइए बनाते हैं बेटा, हम जानते बेटा ये पोजीशन वेक्टर बेटा हमारे पास है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहां पे ऐसे होती है और ये एंगल बेटा कितना होता है अल्फा। तो अल्फा किसके बीच का एंगल होता है पोजीशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा पीछे लेके आए तो ये एंगल थीटा 1 होता है, किसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का। ये अल्फा तो बेटा ये भी कितना होता है अल्फा होता है, और हमें याद है थीटा 1 कितना होता है अल्फा प्लस ये थीटा हमने बोला था, तो ये फॉर्मूला बेटा याद होगा, अभी बताया था थीटा 1 कितना थीटा प्लस अल्फा, जस्ट पढ़ा था फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने। अच्छा थीटा बेटा कितना है π/3, तो π/3 प्लस अल्फा होगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल एक्सिस से डायपोल मूवमेंट से एंगल निकालना जो कि थीटा 1 है। थीटा 1 थीटा प्लस अल्फा है, थीटा π/3 बस अल्फा निकालना बाकी है। अल्फा निकल के यहां पुट होगा, गेट द आंसर। अब अल्फा कैसे आएगा बेटा, आओ देखें। हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, अभी बेटा पढ़ा हम लोगों ने। tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, हाफ tan थीटा, हाफ tan थीटा। थीटा बेटा कितना है π/3, थीटा बेटा π/3 है, तो tan π/3, tan π/3 कितना होता है बेटा tan 60 कितना होता है √3, तो √3 और ये 2 यहां आ गया बेटा। आप जानते हैं अल्फा बचा लेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे √3/2, और अल्फा को उठा के बेटा हम यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो थीटा 1 बेटा देखो ये आ गया हमारे पास में, ये π/3 आ गया,
और यहां अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स √3/2, और ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर बेटा। तो डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बिल्कुल। हमें एक एंगल दिया था, एक उसकी मदद से निकाल सकते थे, तीसरा एंगल हमें फाइंड करना था। आई बात समझ बेटा? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक डायपोल रखा है ओरिजिन में बेटा, एक पॉइंट P है, कितना मान लो 20 सेंटीमीटर मान लो आप, इसमें डिस्टेंस का कोई रोल तो है नहीं, आप 10 मानो, 20 मानो, 30 मानो, डजंट मैटर, पॉइंट P है। कह रहा है कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मूवमेंट के नॉर्मल है। ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मूवमेंट के नॉर्मल है। तो बताओ इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया बेटा? पढ़ लेते हैं एक बार, फिर दोबारा बता देता हूं। अ डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एज शोन, प्लेस कर दिया भाई हम लोगों ने। फाइंड थीटा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू डायपोल एक्सिस। डायपोल मूवमेंट या डायपोल एक्सिस एक ही बात हो गई बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। आइए देखिए, यहां हमारे पास में बेटा ध्यान दीजिए, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। डायपोल रखा हुआ है, पॉइंट P है 20 सेंटीमीटर दूर, पोजीशन वेक्टर और डायपोल मूवमेंट एंगल थीटा है जो कि हमें फाइंड करना है। आगे बता रहा है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल एक्सिस से या डायपोल मूवमेंट से एंगल कितना बना रही है, π/2, 90 डिग्री, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, कुछ भी कहें आप। तो बताओ थीटा कितना होगा। आइए शुरू करते हैं बेटा। हम जानते हैं ये हमारा θ1 होता है, और θ1 बेटा कितना होता है, थीटा प्लस अल्फा। ये बात हमें अच्छे से पता है, θ1 कितना होता है, थीटा प्लस अल्फा बेटा। अच्छा आगे चलते हैं। θ1 हमारा साफ साफ दे रखा है, कितना बेटा है, 90 मतलब π/2। तो 90 लिखो या π/2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो π/2 इक्वल टू कितना हुआ, थीटा प्लस अल्फा। यहां से बेटा हम अल्फा निकाल लेंगे, इसको इधर लाओ बेटा, तो अल्फा बच जाएगा यहां पे, और जब ये इधर आएगा तो कितना होगा, π/2 माइनस थीटा। समझ में आ रही बात बेटा? ये बिल्कुल आसान सी बात है। अच्छा, एक हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। आप देखिए हमारा गोल क्या है, थीटा फाइंड करना। तो यहां पे दो अननोन थे, थीटा अल्फा। हमें थीटा चाहिए था, तो अल्फा को हमने कन्वर्ट कर लिया, जिससे अल्फा को हम रिमूव कर सके। कहां से, इस इक्वेशन से। tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। हमें थीटा चाहिए है, तो हम यहां से अल्फा खत्म करेंगे। अल्फा कितना है, टैप π/2 माइनस थीटा। ये बेटा हमने इसको यहां पुट कर दिया, π/2 माइनस थीटा। तो tan π/2 माइनस थीटा मतलब tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बेटा कितना होता है, cot थीटा। आपको पता है, हाफ tan थीटा। बात समझ आई बेटा? अगले पेज चलते हैं, तो उसको देखिए आप, इसको नीचे लेके जाएंगे हम, आगे याद रखिएगा, और 2 को यहां लेके आएंगे। तो बेटा कितना हो गया, tan थीटा बाई cot थीटा, और सामने 2 आ गया। बात समझ आई बेटा? फिर से देख लो एक बार, यहां देखो, ये 2 सामने आ जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो क्या हो गया, tan थीटा बाई cot थीटा कितना आ गया, 2। अच्छा, आपको याद होगा बेटा 1 बाई cot कितना होता है, याद आया, tan थीटा पहले से भी है, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 हो गया। रूट ले लो, tan थीटा कितना हुआ, √2, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √2 बेटा। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल था, आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था, कोई ऐसा टफ नहीं, आराम से करते जाइए। ये बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन है, जेईई में ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान भी है। आइए समझते हैं क्वेश्चन बेटा, फिर पढ़ेंगे उसके बाद। ओरिजिन पे हमने एक चार्ज क्यू को फिक्स कर दिया, बहुत दूर, कहीं बहुत दूर एक्स एक्सिस पे एक डायपोल रखा, -q + q है, या मूवमेंट p का वो दे रखा होगा, चार्जेस दे रखे होंगे डायपोल के, डिस्टेंस दे रखा होगा, या सिर्फ मूवमेंट भी दे रखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व हो जाएगा।
तो बहुत दूर एक डायपोल रखा हुआ है बेटा। अब देखो डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ये चार्ज Q आप बताओ इस डायपोल को अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा? बता सकते हैं आप देखिए Q जो बेटा है इस नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये कैपिटल Q इस प्लस चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। नेगेटिव पास है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, पॉजिटिव दूर है रिपल्सिव फोर्स कम होगा, तो ओवरऑल क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। नाउ ये कैपिटल Q फिक्स्ड है, ये फ्री है, ये अट्रैक्ट होके पास आएगा, ऐसे पास आएगा यहां पहुंचेगा बी पॉइंट पे। ये बी पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस डी दूरी पे है, तो यहां पहुंचते पहुंचते कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये बताना है कि बी पॉइंट पे डायपोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट ओरिजिन, मतलब फिक्स आप बोल सकते हैं, फिक्स एट ओरिजिन, एंड अ डायपोल इज रिलीज फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस एज शोन। ये फिक्स कर दिया, ये डायपोल रिलीज कर दिया। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायपोल व्हेन इट रीचेस डिस्टेंस d फ्रॉम ओरिजिन। ये डायपोल जब यहां आया तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। शॉर्ट में फटाफट बोल देता हूं, पॉइंट चार्ज Q ओरिजिन फिक्स किया, डायपोल बहुत दूर रखा, डायपोल पास आएगा, d डिस्टेंस पहुंचेगा, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको, मतलब एक सेंस में वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालना है, एनर्जी निकालना है, तो मैंने कहा आप कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद है क्या क्या तरीके मैंने बताए आपको? एनर्जी लॉस वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, मोमेंटम कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, और मोशन कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। और सबसे बढ़िया कौन सा होता है? एनर्जी कॉन्सेप्ट। याद है आपको? तो एनर्जी कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया होता है, सबसे आसान होता है। आइए चलते देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहां पे एनर्जी कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। आज देखते हैं, चार्ज की ओरिजिन पे फिक्स है, डायपोल बहुत दूर रखा हुआ है, मूवमेंट राइट है, बता दिया क्यों था, बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस है, पॉइंट ए मान लो, ये पास आएगा बी पे, डिस्टेंस दी दे रखा है बेटा। आई बात समझ बेटा? जहां शुरुआत हुई उसको पॉइंट 1 मानो, और जहां तक गया बेटा उसे पॉइंट 2 मानो। ए को 1 बी को 2 मानो, और लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। हम लोग बेटा बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 क्लास लिए मैंने एनर्जी पे, तो वहां पे भी एनर्जी हमने बेटा कॉन्सेप्ट यूज किया था, आप याद करें। तो K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 है, जो फाइनल पॉइंट हो रही है उसके बाद वो 2 हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट पे डायपोल को रिलीज किया गया, तो रेस्ट में था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। अच्छा, बहुत दूर कोई फोर्सेस नहीं है। जब कोई फोर्स नहीं है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। देखो चौक की बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट करती होती है। अगर इसको बहुत दूर भेज देंगे तो अट्रैक्शन खत्म, पोटेंशियल एनर्जी खत्म। तो यहां भी जब कोई बहुत दूर है, अट्रैक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। अच्छा, अब ये छोड़ा गया तो अट्रैक्ट होकर पास आ रहा है, बी पॉइंट पे पहुंचा, और जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई, मान लो के बी। ऑफ कोर्स कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? और देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, K Q1 Q2 बाय R, याद है आपको? क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? नहीं, ये तभी होता है जब दोनों पॉइंट चार्ज हों। आज फॉर्मूला पढ़ा हमने पिछले क्लास में, माइनस पी कॉस थीटा। लास्ट क्लास में बेटा फॉर्मूला पढ़ा U इक्वल टू माइनस पी कॉस डायपोल के लिए, हम यही लगाने वाले हैं। तो हम लगाने वाले हैं बेटा माइनस पी कॉस थीटा। P क्या है? डायपोल, मोमेंट ऑफ डायपोल। E क्या है? एक्सटर्नल फील्ड, पड़ोसी की फील्ड, और थीटा है P और E के बीच का एंगल। याद आया बेटा आपको? इसे हमने ड्राइव किया था लास्ट क्लास में। सो P cos थीटा, KB कितना हो गया? PE cos थीटा। P क्या है? डायपोल, मोमेंट ऑफ डायपोल, E एक्सटर्नल फील्ड, पड़ोसी की यूएन से, और थीटा है P और E के बीच का एंगल। अब देखो ये डायपोल यहां पहुंच चुका है बेटा, डायपोल मोमेंट राइट होगा, P लिख दिया। E एक्सटर्नल है, मतलब किसी और सोर्स की, डायपोल की नहीं है, पड़ोसी की है। पड़ोसी कौन है? Q। तो Q की फील्ड यहां ली जाएगी, इस पॉइंट पे कितनी ली जाएगी?
के क्यू बाई डी स्क्वायर। आप जानते हैं कि भाई पॉइंट चार्ज की फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई डी स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात बेटा? अच्छा, थीटा क्या है? पी और ई के बीच का एंगल है। ई पड़ोसी की है, पड़ोसी कौन है? चार्ज। चार्ज यहां फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कितनी? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई डी स्क्वायर। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड कहां प्रोड्यूस करता है? अपने से अवे। तो ये चार्ज फील्ड राइट में प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये पॉइंट चार्ज फील्ड यहां कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा? के क्यू बाई डी स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा? राइट, अपने से अवे। पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से अवे फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपको याद होगा बेटा। तो ये राइट में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट में फील्ड बेटा प्रोड्यूस करेगा। डायपोल मोमेंट भी राइट है, तो एंगल कितना हुआ? 0। नहीं बताया हमने बार बार। ये दो वेक्टर मान लो, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 है। ऐसे घुमाओगे तो एंगल बंद हो रहा है, बंद हो गया कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो एंगल यहां 0 हो गया, cos 0 हो गया बेटा। cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो बस मिल गया के क्यू पी बाई डी स्क्वायर। दैट द फाइनल आंसर बेटा। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया। डायपोल इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा बेटा। कुछ समझ में आई बात बेटा? तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ नहीं था। जेईई में ऐसा आया वो क्वेश्चन है ये। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और हम खत्म करते हैं डायपोल की सारी कहानी। बस थोड़ा सा बचा है और डायपोल की हम सारी कहानी को बेटा खत्म करते हैं फिर। और जैसे मैंने बेटा बताया कि अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स बेटा। हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास से कैपेसिटर बेटा स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ क्लासेस और होंगे। देन वी विल स्टार्ट विद थर्ड चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा। आइए वापस आइए बेटा, लास्ट पॉइंट देखिए। ये भी एनसीईआरटी में नहीं बेटा है, इस पर भी लेकिन कुछ क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेईई में। हम बात करने वाले हैं कि दो डायपोल कैसे इंटरैक्ट करते हैं, दो डायपोल आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले इंटरैक्शन बिटवीन डायपोल्स, इंटरैक्शन बिटवीन डायपोल्स बेटा पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बस डरिवेशन कोर्स में नहीं है तो ज्यादा ड्राइव नहीं करेंगे, हल्का फुल्का देखेंगे बेटा बस। तो इसमें हम दो बेटा केस लेंगे। पहला डायपोल्स अलोंग सेम लाइन। ये डायपोल 1 रखा है -q + q, P1 राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। ये डायपोल 2 रखा है -q + q, P2 राइट। और इनके सेंटर से के बीच में जो डिस्टेंस बेटा कितना दिया है? r। तो दो डायपोल बेटा सेम लाइन पे रखे हुए हैं और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस बेटा r है। अब यहां हमें दो चीजें बेटा लेना है जिन पे क्वेश्चन आते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी बेटा और एक हमें फोर्स लेना बेटा है। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने थोड़ा सा ड्राइव कर दिया जिससे एक बेटर व्यू आ जाए आपको, और फोर्स को भी हल्का फुल्का सा डेरिवेशन बता दूंगा। देखिए डायपोल के लिए जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बेटा फॉर्मूला क्या लेंगे? Pe cos थीटा। P क्या है? डायपोल मोमेंट। E क्या है? एक्सटर्नल फील्ड या पड़ोसी की फील्ड। और थीटा है दोनों के बीच का एंगल बेटा। तो थोड़ा सा यहां पे आसानी से चलते बेटा है। सपोज करो हम सेकंड डायपोल की बात कर रहे हैं, सेकंड डायपोल की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम लेंगे P ऑफ सेकंड डायपोल। E एक्सटर्नल लेंगे, पड़ोसी के लेंगे। तो हम सोचेंगे जो आपका डायपोल 2 है उसका पड़ोसी को वाला कौन है? डायपोल 1 है। डायपोल 1 यहां फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और वो फील्ड बेटा कितनी होगी? E1। फिर से समझिए बात को। डायपोल 1 जो है बेटा हमारे पास में, ये 1 डायपोल है, ये 2 डायपोल है। जो डायपोल 1 है वो एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यहां पे E1। इसको चलो भूल जाओ कुछ देर के लिए, भूल जाओ, बस सोचो ये पॉइंट है यहां पे। ये डायपोल 1 जो है अपने एक्सिस पे एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा E1, एक्सियल फील्ड। आप याद करें बेटा, एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड होती है उसकी वैल्यू हमें पता है, अभी लिखेंगे हम लोग। डायरेक्शन भी पता है। जो डायपोल का फर्स्ट क्लास था बेटा उसमें हमने बताया था आपको कि एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट के पैरेलल होती है। तो इस डायपोल को भूल जाओ, सोचो एक पॉइंट है यहां पे बस। तो ये जो फर्स्ट डायपोल है अपने एक्सियल पोजीशन पे एक फील्ड E1 प्रोड्यूस करेगा और वो उसके डायपोल मोमेंट के साथ साथ होगी। हमने एक नोट लिखा था बेटा फर्स्ट लेक्चर में कि एक्सियल पोजीशन में फील्ड पैरेलल होती है, इक्वेटोरियल पे एंटी पैरेलल होती है बेटा। आप जाके उसे रिविजिट करें फर्स्ट लेक्चर को डायपोल मोमेंट के। तो ये डायपोल बेटा फर्स्ट है, ये अपने एक्सियल पोजीशन पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा E1, उसकी वैल्यू पता है, और उसकी फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अलाउंग होगा। सो वापस आइए सेकंड डायपोल। अब हमने सोचो डायपोल ये यहां रखा हुआ है
ये डायपोल जो है इस एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो इसकी जो एनर्जी होगी माइनस P2 पड़ोसी की फील्ड इंटू कॉस थीटा। नाउ P2 लिखा, E1 बेटा किसकी फील्ड है, फर्स्ट डायपोल की, एक्सियल पोजीशन पे कितनी होती है 2kp/r³, 2kp1/r³। ये हमें फॉर्मूला पता है, हमने आज भी पढ़ा, पिछले क्लास में बेटा पढ़ा। और थीटा क्या होगा, P2 और E1 के बीच का एंगल। P2 राइट है, E1 राइट है, थीटा कितना होगा 0 बेटा, cos 0 1 कितना हो गया बेटा, पढ़े 2 माइनस तो आएगा ही 2kp1 P2/r³ बेटा। आप फॉर्मूले को याद कर लें, ठीक है, फॉर्मूला याद कर ले बेटा। अच्छा अब देखिए फोर्स देखो बेटा, हम जानते हैं पिछले क्लास से 11 क्लास से बेटा वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर से कि फोर्स होता है माइनस du/dr। क्या आपको याद है बात, फोर्स होता है माइनस du/dr बेटा। तो u को यहां रखें और डिफरेंशिएट करें, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बेटा डिफरेंशिएशन बेटा। तो हमें ये फॉर्मूला बेटा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बेटा, ये वाला। दोनों फॉर्मूले याद कर ले, फोर्स का तो जरूर याद कर ले बेटा, कंपलसरी है। तो F आ गया -6kp1 P2/r4 बेटा। क्या मेरी बात समझ पाया बेटा? तो यहां बेटा फोर्स हो गया -6kp1 P2/r4, और माइनस साइन कहता है कि इनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव होगा। आप देख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये अट्रैक्शन लगाएंगे तो सारे ही अट्रैक्शन रिपल्शन, लेकिन ये दोनों पास हैं तो ये अट्रैक्शन सबसे ज्यादा देंगे, तो ये ओवरऑल अट्रैक्ट करेगा बेटा। वो माइनस साइन से भी कह सकते हैं आप इस बात को। तो ये दोनों डायपोल बेटा अट्रैक्ट करेंगे। नाउ सेकेंड बेटा केस है, अगर दोनों डायपोल पैरेलल हों, ऐसे एक डायपोल ऐसे रखा है -q प्लस q, मूवमेंट ऊपर P1, ये डायपोल बेटा ऊपर रखा है ऐसे -q प्लस q P2, समझा बेटा, और बीच में डिस्टेंस कितना है r। तो ये डेरिवेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया बेटा, जैसे पहले पिछला अभी किया जैसे हमने वैसे कर सकते हैं। u इज kp1 P2/r³ और फोर्स होता है 3kp1 P2/r4, और फोर्स का प्लस साइन बताता है कि फोर्स रिपल्सिव होगा। वो आप ऐसे देख सकते हो कि ये प्लस प्लस रिपल करेंगे, माइनस माइनस भी रिपल करेंगे, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, बाकी अट्रैक्शन वगैरह कम होंगे बेटा। तो ओवरऑल यहां पे रिपल्शन बेटा होगा। मेन बेटा इस फॉर्मूले पे बेटा क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, नीट में भी आया हुआ है बेटा है, और जेएम भी बेटा इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए फोर्स का बेसिकली। और ये अगर आपको याद है तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो रिजल्ट बेटा है ये पिछले वाले का हाफ है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं और क्लास खत्म करते हैं बेटा। देखिए जैसे अगर दो चार्ज बेटा हमारे पास हैं Q1 Q2, तो उनके बीच का बेटा फोर्स कितना होता है, F = K Q1 Q2/r²। K Q1 Q2/r² कांस्टेंट है, सॉरी K Q1 Q2 कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे F = 1/r²। अगर इसमें एक चार्ज प्लस एक माइनस है, इक्वल अपोजिट है, तो इसको हम डाइपोल बोल सकते हैं। डाइपोल, डाई मींस दो, पोल मतलब किनारे, तो एक प्लस और एक माइनस है, इक्वल अपोजिट, तो हम उसे डाइपोल बोल सकते हैं। तो जब डाइपोल होगा तो उसमें जो फोर्स होगा बेटा वो F = 1/r² होगा। ध्यान सुनिएगा बात को, ये हम सब पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं आपको। सपोज एक डाइपोल बेटा हमारे पास में, और एक पॉइंट चार्ज बेटा यहां रखा हुआ है एक्सियल पोजीशन पे। अब इस पे जो फोर्स निकालेंगे तो बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, F = Q × E। अब हम लोग कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते, कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है। तो Q ये पॉइंट चार्ज होगा, E किसी होगी पड़ोसी, पड़ोसी बेटा कौन है, डाइपोल। तो हम जानते हैं ये हो जाए Q 2kp/r³, और यहां से ये हो गया 1/r³ के पोर्शनल। इसे बोल सकते हैं ट्राइपोल, तीन किनारे, ट्राई 1 2 3, ट्राई मींस तीन किनारे। तो जब ट्राइपोल जैसा होगा तो F = 1/r³ होगा। डाइपोल दो पोल r², ट्राइपोल r³, याद रखने के लिए। अभी बेटा हमने देखा कि जब ये ऐसे था
F था हमारे पास में -6K P1 P2 बाय R4। ये सब तो कांस्टेंट, तो F इक्वल टू क्या हुआ 1 बाई R4 सॉरी। इसे बेटा हम कहेंगे क्वाड्रापोल। क्वाड्रापोल, 4 पोल, 1 2 3 4 4, क्वाड्रापोल। क्वाड्रापोल F इक्वल टू 1 बाई R4। कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा था बेटा, बाकी कोई इसकी जरूरत हमको नहीं थी बेटा। तो इसी के साथ बेटा हम लोगों ने डायपोल बेटा खत्म कर लिया। जो मेरी नॉलेज है वो मैंने सारी नॉलेज आपको बेटा देने की कोशिश करी है। वैसे आप जानते हैं नॉलेज की कोई लिमिट नहीं बेटा, जितना मेहनत करते रहेंगे नॉलेज उतनी बढ़ती रहेगी, अनलिमिटेड है। हम लोग तो जानते ही कितना है, बहुत मामूली सा जानते हैं, बहुत मामूली सा फ्रैक्शन जानते हैं, लेकिन जो मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं आपको सारी नॉलेज देने की बेटा कोशिश करता हूँ। अपने पास कुछ भी रखना नहीं चाहता, सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेहनत करता रहता हूँ, आपसे भी सर यही उम्मीद है कि आप मेहनत करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। सर मैंने आपको बताया बेटा कि जब भी कोई वीडियो है तो क्या करेंगे, पहले वीडियो एक बार पूरा देख लेंगे, फिर सेकेंड टाइम में आप उसके नोट बनाएंगे वीडियो देखते हुए, थर्ड टाइम एक बार और वीडियो देखेंगे जिससे वो चीज़ पक्की हो जाए। और जितने ज़्यादा बार बेटा वीडियो देखेंगे क्लैरिटी उतनी ज़्यादा है बेटा। तो मेजरली अगर आप वीडियोस को ही बार बार देखते रहे बेटा तो बेटा बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, समझ में तो अच्छे से आ ही जाएगा बेटा ना। गुड लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कैपेसिटर की बात करेंगे।